मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर दे विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। तत्वार्थ सूत्र नामक शास्त्र में तीसरे अध्याय की चर्चा हमारी चल रही है और इस तीसरे अध्याय में अधोलोक मध्यलोक का वर्णन हम देख रहे हैं। अधोलोक का वर्णन हुआ और अधोलोक के पश्चात मध्यलोक में, मध्यलोक क्या है? मध्यलोक में असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। असंख्यात द्वीप समुद्र मध्यलोक में है और इन असंख्यात द्वीप समुद्रों में जो सबसे पहला बीच में जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। इस जम्बू द्वीप की रचना को हम देख रहे हैं। जम्बू द्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है और इस 1,00,000 योजन विस्तार वाले जम्बू द्वीप में 6 महापर्वत हैं। उन 6 महापर्वतों के कारण ये जम्बू द्वीप 7 भागों में विभाजित हो गया है और वो 7 भाग 7 क्षेत्र कहलाते हैं। 6 महापर्वतों के नाम कौन कौन से हैं? हाँ बोलिए, पूनम जी बोलिए। पर्वतों के नाम बोलने हैं। अच्छा। हिमन, माहिमम और निषद, नील, रुक्मी, शिखरिन। हाँ बढ़िया। और कौन बताएंगे? हाँ वीना भाभी बोलिए। वीना भाभी बोलिए। हिमवन, महाहिमवन, निषद, नील, रुक्मी और शिखरिन। हाँ बढ़िया, ये 6 महापर्वत हैं। इसके बाद में ये जो 6 महापर्वत हैं, इन 6 महापर्वतों को से जो क्षेत्र बने हैं वो क्षेत्र कौन कौन से हैं? क्षेत्रों के नाम। हाँ बोलिए पारुल। हरि, विदेश, सम्यक, सास वाला है, ऐरावत और एक रह गए। हाँ चलिए अभी रुक। हाँ पद्मा जी बोलिए। हाँ आवाज चालू करिए, आपकी आवाज चालू करिए। हाँ भरत, हेमवत, हरि, विदेश, ऐरावत। आप भी वही भूल गए। हाँ बोलिए, मधु जी बोलिए। मधु जी बोलिए। हाँ बढ़िया। और कौन बताएंगे? हाँ अंकल बोलिए, अंकल। अंकल आप बोल रहे हैं?
आवाज नहीं आ पा रही आपकी। अब तो यहाँ मेरे बाहर आप लोग ध्यान रखिए जो अनम्यूट हो जाते हैं। अंकल आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हाँ अब आइए, अब बोलिए। क्या बोलना है? 7 क्षेत्रों के नाम। 7 क्षेत्रों के नाम आप बता देता हूँ। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, हिरण्यवत, रम्यक और ऐरावत। नाम तो सही है लेकिन क्रम गड़बड़ हो गया है। ये क्षेत्र उसी क्रम से हैं। विदेह के बाद फिर रम्यक, फिर हिरण्यवत, फिर ऐरावत। विदेह के बाद हिरण्यवत। हाँ, चलिए एक और मैं पूछती हूँ जिन्होंने नए याद किए हों। चलिए बोलिए, चित्रा आंटी बोलिए। पर्वतों की बोलूं ना? नहीं, क्षेत्रों के। भरत, हेमवत, रम्यक, हिरण्यवत, ऐरावत। हाँ, बढ़िया। भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत, ये 7 क्षेत्र हैं। कल हमने देखा था जम्बू द्वीप का परिधि और उसका क्षेत्रफल। तो देखिए वो जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल ही है, घनफल नहीं है। 2 डायमेंशन में ही उसका जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल है। और इसका फॉर्मूला, हम लोग जो फॉर्मूला लगाते हैं, कोई भी जो अपना सर्किल होता है, सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला अपने यहाँ πr² है। और उसकी जो सरकमफ्रेंस है, परिधि निकालने का फॉर्मूला 2πr है। लेकिन मैंने आपको कल भी कहा था, यहाँ पाई की वैल्यू, वहाँ जो पाई की वैल्यू लौकिक गणित में चलती है वो 22/7 चलती है, उससे नहीं निकलता है। अपने यहाँ देखिए आचार्यों ने इसके फॉर्मूलेज भी दिए हैं। ये फॉर्मूला यहाँ मैं आपको यहाँ से पढ़ के सुनाती हूँ। उन्होंने तो अपनी भाषा में ही लिखा है। ये तिलोई पन्नति नामक ग्रंथ है, उसके 4थे अधिकार की 9 नंबर की गाथा है। देखिए इसमें फॉर्मूला बता रहे हैं, गाथा में गणित के फॉर्मूले या गाथाओं में दिए हैं। हिंदी अर्थ में बताती हूँ। विस्तार के प्रमाण का वर्ग करके उसे 10 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त हो उसके वर्गमूल प्रमाण गोल क्षेत्र की परिधि होती है। ये परिधि निकालने का फॉर्मूला है। परिधि क्या कह रहे हैं? विस्तार। विस्तार कितना है अपने पास? जम्बू द्वीप का विस्तार है 1 लाख योजन। विस्तार है ना। विस्तार के प्रमाण का, ये विस्तार का प्रमाण मतलब जितना विस्तार है उसका वर्ग करके, वर्ग करके का मतलब है उसका स्क्वायर करके, जितना हमारे पास में विस्तार है जिसका हमको निकालना है, उसके विस्तार के प्रमाण का वर्ग करके फिर उसको 10 से गुणा करो। ये मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 1 लाख का स्क्वायर किया, 1 लाख का स्क्वायर, और उसका फिर किया हमने 10 से उसको मल्टीप्लाई किया। 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद में अब उसका वर्गमूल, वर्गमूल कहते हैं उसका अंडर रूट निकालना। शब्द भी आजकल तो हमको तो समझ में भी नहीं आएंगे, वो हिंदी में जो ऐसे शब्द हैं। तो ये जितना विस्तार है उसका स्क्वायर करें। आप लोग कैलकुलेटर में करिएगा, आराम से निकल के आ जाएगा। तो 1 लाख का स्क्वायर करेंगे तो समझ लीजिए 1 के आगे ये आ जाएगी 10 जीरो। अभी तो है 1 लाख, फिर गुणा वापस से 1 लाख, स्क्वायर में उसी को गुणा करते हैं उसी से। तो 1 के आगे 10 जीरो और 1 10 से और गुणा करना है, तो 1 के आगे 11 जीरो लगाएंगे, उसका अंडर रूट करेंगे आप। 1 लाख को बाहर करके 10 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो, और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 1 लाख से तो आ जाएगा। अब वो जो भी है आप ऐसा भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, जिसको जिस तरीके से आता हो, ये करना है अपने को। तो वो अपना आंसर जो कल अपन ने लिखा था ना 3,16,000, जो इसकी परिधि अपन ने लिखी थी 3,16,227 योजन, और अप्रोक्सीमेट और आएगा 0.76 करके। तो अप्रोक्सीमेट कल मैंने ये म्यूट क्यों, 0.66 आएगा हाँ हाँ तो ये तो निकल गई अपनी इसकी सरकमफ्रेंस, यानी जो पूरा सर्किल है, ये सर्किल की बाउंड्री कितनी बड़ी है वो तो है इसकी परिधि। अभी एरिया कितना है?
एरिया के लिए देखिए यहाँ फॉर्मूला दिया है आचार्य देव ने। इस परिधि को व्यास के चतुर्थांश से गुणा करने पर, ये जो परिधि आई है अपने पास, परिधि आई है 3,16,227.766 और 0 ऐसा और है आगे। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, इस परिधि को व्यास के चतुर्थांश, व्यास कहते हैं डायमीटर को, डायमीटर यानी पूरा वही 1 लाख, वो डायमीटर को कहते हैं व्यास, उसका चतुर्थांश यानी डायमीटर है अपने पास में 1 लाख योजन और उसका चतुर्थांश यानी उसका 1/4 निकालना है। 1/4 चतुर्थांश का मतलब है 1/4, तो ये आ जाएगा 25,000। तो ये जो अभी हमारी कैलकुलेटर में ये जो निकलेगी ना जो संख्या 3,16,227 पॉइंट समथिंग, उसको 25,000 से हम गुणा करेंगे। तो उसको 25,000 से गुणा करेंगे तो अपना जो जम्बू द्वीप का क्षेत्रफल है ये वही आ जाएगा 790 करोड़ और 56,94,150 और आगे पॉइंट्स में आएगा इतना योजन। ये पूरे जम्बू द्वीप का एरिया 2 डायमेंशन में ही है, सर्कल का 2 डायमेंशन में ही निकलता है, कल वो घनाकार हमने कहा था, तो उस बात को आप ठीक कर लें। 2 डायमेंशन में ये जम्बू द्वीप का इतना क्षेत्रफल है। तो इससे हमको 2 चीजें समझ में आनी है, हम भले ही संख्या हमको याद रहे नहीं रहे, लेकिन हमको ये समझ में आ रहा है कि जो उसका डायमीटर है वो अलग है और जो उसका एरिया है वो अलग है, क्योंकि अभी हम लवण समुद्र को भी समझेंगे तो हमको वो लवण समुद्र में वो 2 लाख योजन का है ऐसा लग रहा है, लेकिन उसका एक्चुअल में एरिया कितना ज्यादा आएगा, वो एरिया बहुत ज्यादा आएगा। जिसका 1 लाख योजन डायमीटर है उसका एरिया इतना सारा है 790 करोड़ 1 लाख में, 1 लाख के साथ में। तो वो जो लवण समुद्र है उसका एरिया भी बहुत ज्यादा यानी जम्बू द्वीप से 24 गुना ज्यादा वो उसका एरिया होता है। इतनी सी बात ये कल वाली बात में हमको देखनी थी। अभी वो चूड़ी के आकार का है ना, तो ज्यादा कैसे होगा? चूड़ी के आकार का है लेकिन तो भी वो एरिया है ना तो ज्यादा है। हम पहुंचेंगे वहां तक जब हम करेंगे और उसको बराबर निकालेंगे हम। पहले टोटल एरिया निकाल लेंगे, उसमें से बीच का जो जम्बू द्वीप का है उसको माइनस कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे तो निकल के आ जाएगा, तो हमको समझ में आ जाएगा कि कितना ज्यादा है वो, क्योंकि इधर से वो दुगना है उधर से दुगना है, पूरा गोलाकार में वो चूड़ी बहुत बड़ी है। वो चूड़ी की जो यानी डायमीटर है वो चूड़ी का डायमीटर बहुत बड़ा है, जम्बू द्वीप से दुगना है, चारों तरफ से दुगना दुगना डायमीटर है, तो एरिया निकल के बहुत ज्यादा एरिया निकल के आएगा। जम्बू द्वीप से 24 गुना ज्यादा लवण समुद्र होता है। ये सब यहाँ निकाल के ही रखा है, हमको तो खाली देखना होता है। शास्त्रों में पूरी मैथमेटिक्स ऐसे करके दी है, पर वो इसकी लैंग्वेज हिंदी में इतनी शुद्ध हिंदी होती है कि हमको पढ़ना कठिन पड़ता है, समझ में नहीं आता आजकल की में ये क्या है इसमें। देखिए ये तो ये बात हो गई कल वाली। दुगना कह रहे हैं, दुगना को फिर 24 गुना क्यों कह रहे हैं? दुगना तो केवल डायमीटर है, जम्बू द्वीप के डायमीटर से लवण समुद्र का डायमीटर, उसका व्यास वो दुगना है, लेकिन एरिया व्यास अलग चीज है। ये व्यास तो ये है, देखिए इसीलिए मैंने आपको जम्बू द्वीप का बताया। जम्बू द्वीप का व्यास है 1 लाख योजन डायमीटर और एरिया कितना है 790 करोड़ योजन अप्रोक्सीमेट अपन समझे तो 790, तो व्यास से ये एरिया बहुत ज्यादा है, यानी व्यास अलग चीज है, एरिया अलग चीज है। ये हाँ जी, व्यास परिधि नहीं है। देखिए मैं आपको नहीं, व्यास परिधि नहीं है। देखिए मैं एक बार समझ ली नहीं, देखिए 1 मिनट मैं आपको बता देती हूँ चित्र बना के। ये है अपने पास में एक सर्किल है ना, तो ये जो जिसपे मैं ये अभी मार्कर चला रही हूँ, ये पूरी ये जो लाइन है ना, ये बाउंड्री, ये तो है परिधि, ये कहलाती है परिधि, बाउंड्री, ठीक है। हाँ सरकमफ्रेंस, मैं वो थोड़ा जिनको सरकमफ्रेंस समझ में आता है उनको तो पता है परिधि क्या है, पर जिनको वो भी समझ में नहीं आता है इसलिए बता रही हूँ। ये जो चारों तरफ की है ना बाउंड्री, जिसे हम अपने शब्दों में कहते हैं, ये तो है परिधि, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये कहलाता है व्यास। यहाँ से यहाँ तक की केवल लंबाई में ऐसे अपन इंच टेप लेके नापें वो कहलाता है व्यास,
और क्षेत्रफल है ये पूरा, इसको पूरे को भर दो, ये पूरी जगह कितनी है वो होता है क्षेत्रफल। समझ में आ गया डिफरेंस तीनों चीजों में। ये व्यास तो केवल एक, इस कोने से इस कोने तक की दूरी अथवा यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये है व्यास जिसे हम बोलते हैं डायमीटर। और ये है सरकमफ्रेंस, ये परिधि, बाहर की बाउंड्री। और एरिया है वो पूरी जगह। तो एरिया जितना है उस पूरे एरिया में 6 महापर्वत हैं और 7 क्षेत्र हैं। कल हमने वो देख लिया था कि 1 लाख योजन की, देखिए आपको लग रहा है एरिया तो हमने 790 करोड़ योजन इतना निकाला है और हमने डिवाइडेशन 1 लाख का किया है। ऐसा किसी को प्रश्न उठ रहा है? डिवाइडेशन तो कल हमने जो किया था 190 भाग बनाए थे ना उसके, कल हमने पूरे जम्बूद्वीप के 190 के बराबर किया था जम्बूद्वीप को, तो वो हमने 1 लाख के बराबर माना था 190 को। तो वो ये हमने जो डिवाइडेशन किया है ये केवल ये जो जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप की यहां से यहां तक की दूरी में, ये पूरा जम्बूद्वीप है, इस जम्बूद्वीप की यहां से यहां तक की दूरी में कौन सा क्षेत्र कितना है, कौन सा पर्वत कितना है। मैं पूरा म्यूट कर देती हूँ तो भी समस्या हो जाती है, और मैं आप लोगों को अपने आप करने को छोड़ती हूँ तो भी। पूनम जी आप बार बार में अनम्यूट हो रहे हैं, आप ध्यान रखिए। ये जो हमने कल डिवाइडेशन किया है कि 526 योजन का भरत क्षेत्र, 1052 का हिमवन पर्वत, ये जो कल हमने किया था, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो जम्बूद्वीप की ये जो समझ लीजिए दूरी है, पूरब से लेकर पश्चिम तक, यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो दूरी है वो है पूरी 1 लाख योजन की। उस 1 लाख योजन की दूरी को हमने 6 पर्वतों में और 7 क्षेत्रों में बांट दिया उस 1 लाख को। लेकिन एरिया, अभी एरिया तो अलग अलग आएगा। एरिया तो अब इस पूर्व पश्चिम की जो चौड़ाई जिसकी होगी उस हिसाब से हर क्षेत्र का, हर पर्वत का टोटल एरिया अलग होगा। हम उन क्षेत्रों के, पर्वतों के एरिया नहीं निकाल रहे, हमने केवल इस दूरी को किस तरह से 13 भागों में बांटना है वो हमने कल देखा था। कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, कम समझ में आ रहा होगा, कोई बात नहीं, अपन रचना तो समझ में आ जाएगी, गणित थोड़ी नहीं कम समझ में आ रही हो तो परेशान नहीं हो। अभी देखिए कल हमने देख लिया था हिमवन पर्वत, ये है अपना जम्बूद्वीप। अब आज हम अकेला हिमवन पर्वत ही बना लेते हैं अलग से, उसको निकाल के। ये समझ लीजिए ये हिमवन पर्वत है अपने पास में, हिमवन पर्वत है ये। अपने को हिमवन पर्वत की ऊपर की टॉप दिखाई दे रहा है। हिमवन पर्वत की हाइट कितनी है, कितना ऊंचा है हिमवन पर्वत, बोलिए भाई। हिमवन पर्वत 200 योजन। हाँ, एक ही जवाब सही आ रहा है, बाकी सारे जवाब गलत थे। इसका मतलब कल सारा आपके दिमाग में क्या बन गया 200 नहीं है, 100 योजन। चलिए चुप हो जाइए। हाँ बस अब मैं बता रही हूँ। अब कोई नहीं बोलेंगे, अब मैं बोल रही हूँ। हिमवन पर्वत की ऊंचाई 100 योजन है। सबसे पहला जो पर्वत है वो 100 योजन ऊंचा है, 100 योजन ऊंचा है। और 1052 सही 12/19 योजन वो उसकी चौड़ाई है। 1052 जो योजन है अप्रोक्सीमेट, वो उसकी चौड़ाई है। ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई समझ में आती है, जैसे कि ये मार्कर है तो इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी जो हाइट है, तो हिमवन पर्वत की हाइट कितनी है, हिमवन पर्वत की हाइट है ये 100 योजन, ठीक है। और उसकी चौड़ाई कितनी है, फैलाव कितना है, फैलाव है वो 1052 अप्रोक्सीमेट, उतना वो उसका फैलाव है, ठीक है। नीचे से ऊपर तक एक सा है, बिल्कुल दीवार जैसा, तो जितना नीचे फैला हुआ है उतना ही ऊपर फैला हुआ है। तो हम ऊपर पहुंच गए हिमवन पर्वत के, हिमवन पर्वत के ऊपर हम पहुंच गए। ये 1052 योजन की उसकी
पूरी चौड़ाई है। अब इस हिमवन पर्वत पर क्या है? इस हिमवन पर्वत पर हमने देखा था कल कुछ कूट बनी हुई थी, कुछ टोक बनी हुई थी। कितनी टोकें थी? हाँ, 11 टोक, 11 कूट उस पे बनी हुई थी हिमवन पर्वत पे। अभी वो 11 जो टोके हैं उसमें से कुछ 6 इस तरफ है, 5 इस तरफ है। बीच में क्या है? बीच में है एक सरोवर। हिमवन पर्वत के बीचों बीच एक सरोवर है। वो सरोवर है ऐसे 1000 योजन तो चौड़ा, चौड़ाई या कहें इसको लंबाई 1000 योजन लंबा, और इस तरफ से 500 योजन चौड़ा। ऐसा एक आयताकार रेक्टेंगुलर एक यहाँ सरोवर है। 1000 योजन की उसकी लंबाई है, 500 योजन की उसकी चौड़ाई है। इधर से भी वही 1000 है और इधर से भी 500 ही है, वो चारों तरफ से एक सही है। और गहराई कितनी है? सरोवर की डेप्थ कितनी है? तो सरोवर की गहराई है अंदर नीचे डेप्थ है 10 योजन। ये अपने सूत्र हैं सारे, अभी अपन पढ़ लेंगे। ये 10 योजन की इसकी गहराई है। ये सरोवर है। इस सरोवर का नाम है पद्म। ये पद्म नाम का सरोवर हिमवन पर्वत पर है। 1000 योजन लंबा है, 500 योजन चौड़ा है, 10 योजन गहरा है। इस पद्म सरोवर में क्या है? ये पद्म सरोवर में जल है, सरोवर में पानी होता है। ये पानी कहाँ से आता है? हाँ जी, हाँ हाँ, कमल के फूल होंगे, वो कमल भी अभी हम देखेंगे। तो ये जो सरोवर है, इस सरोवर में पानी कहाँ से आता है? इस सरोवर में पानी कहाँ से आता है? सरोवर में पानी है तो पानी कहाँ से आता है? ये अकृत्रिम रचनाएं हैं, अनादि निधन, अनादि काल से ये सरोवर बने हुए हैं, अनंत काल तक रहेंगे। और पानी कहाँ से आता है? कि पानी इसमें भरा हुआ है और अभी इसमें से पानी हम बताएंगे कि इसमें से पानी निकलता भी है। अनादि काल से लेके आज तक इसमें से पानी निकलता जा रहा है, तो भी ये सरोवर कभी खाली हुआ नहीं है, कभी खाली होएगा नहीं। ऐसी ये चीजें ये हैं, इनको कहते हैं अकृत्रिम रचनाएं। अकृत्रिम रचनाएं अनादि निधन होती हैं। अकृत्रिम का मतलब है जिसे किसी ने बनाया नहीं है। जिसे किसी ने बनाया होता है उसकी शुरुआत होती है, उसका अंत होता है। लेकिन जो किसी का बनाया हुआ नहीं है तो उसकी शुरुआत भी नहीं है, उसका अंत भी नहीं है। जैसे ये रचनाएं हिमवन पर्वत है, महाहिमवन पर्वत है, ये पद्म सरोवर है, आगे हम पढ़ेंगे सुमेरु पर्वत है। जैसे ये रचनाएं अनादि निधन अकृत्रिम है, अनादि काल से लेकर अनंत काल तक ऐसी के ऐसे रहने वाली हैं, ऐसे ही मैं भी, मैं आत्मा, मैं जीव, ये शरीर नहीं, मैं मतलब ये शरीर नहीं, मैं भी ऐसे ही अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक रहने वाला हूँ। मुझे किसने बनाया है? कि अनादि निधन चीजों को कोई बनाने वाला नहीं होता है। जो अनादि काल से अनंत काल तक रहने वाली होती हैं, ऐसे जैसे इनको किसने बनाया है? ये पहाड़ किसने बनाया? हिमवन पर्वत। सोने का किसने बनाया? किसी ने नहीं बनाया। ऐसे ही मैं अनंत गुणों का पिंड रूप जो मैं चैतन्य स्वरूपी आत्मा हूँ, उसको भी किसी ने नहीं बनाया। अनादि काल से मैं चैतन्य स्वभावी हूँ और अनंत काल तक चैतन्य स्वभावी ही रहने वाला हूँ। ये अकृत्रिम रचनाओं को पढ़कर हमें अपने अकृत्रिम स्वभाव का ख्याल आता है, उसकी समझ आती है कि जैसे ये अकृत्रिम है वैसे ही मैं भी तो अकृत्रिम हूँ। और ऐसा ख्याल में आके अपनी महिमा आती है और उपयोग अंदर में लग जाए तो सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और क्या है? ये सब सम्यक दर्शन प्राप्ति के निमित्त है, साधन है जिनवाणी की हर बात। तो ये नहीं सोचे कि हम नापतोल में लग गए, इस नापतोल में क्या है। हाँ बोलिए। क्षेत्र भी सारे अकृत्रिम है, सब अकृत्रिम है। हाँ, क्षेत्र को किसने बनाया? कल्पांत काल आएगा और जब ये सब खत्म नहीं होगा, खत्म होगा तो जो यहाँ कृत्रिम चीजें बनी हुई है वो खत्म होंगी। अकृत्रिम चीजें, क्षेत्र, जमीन थोड़ी ना खत्म होगी। जो क्षेत्र है, जो जगह है, वो जगह तो रहेगी बराबर वैसे ही। इसलिए और जो कल्प का वो जो आता है प्रलय, वो भी कितनी सी जगह में आती है वो हम देखेंगे। अभी टाइम है, हम लास्ट वाले जो सूत्र आएंगे इसी अध्याय में, वहां हम देखेंगे कि प्रलय बहुत जरा सी जगह में आती है।
पूरा विश्व, पूरा ये जम्बूद्वीप, ढाई द्वीप, मध्यलोक, वो ऐसे कैसे बना रहता है? प्रलय तो बहुत जरा सी जगह में आती है, इसलिए प्रलय से पूरा खत्म हो जाता है, मतलब जरा सा है वो प्रलय वाली जगह। सब कुछ ऐसा कैसा बना रहने वाला है, सब अकृत्रिम है। तो देखिए पद्म सरोवर है 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 10 योजन गहरा। तो इसमें पानी ही है, पानी के साथ में अभी भाभी ने कहा कि कमल भी होंगे, सरोवर है तो बिल्कुल इसमें कमल है। तो एक इसमें कमल है, इस पद्म सरोवर में एक तो है कमल। एक कमल कैसा है वो समझ लीजिए, यहाँ अपन कमल बना लेते हैं एक, ये एक इसमें कमल है। ये कमल कितना बड़ा है? ये कमल है 1 योजन, 1 योजन का बड़ा ये कमल है, मतलब 1 योजन ऐसा फैला हुआ। और यहाँ योजन वो 2000 कोस वाला नहीं लगाना है, ये कमल वाला, कमल के लिए हम योजन लेंगे 4 कोस का 1 योजन। देखिए योजन दो तरह से चलते हैं, एक तो होते हैं बड़ा योजन, अपनी भाषा में हम बोलते हैं उसे प्रमाण योजन कहते हैं, मतलब प्रमाण योजन। ये तो होता है 2000 कोस का, 2000 कोस का एक प्रमाण योजन या बड़ा वाला योजन होता है। तो ये जो अकृत्रिम रचनाएं है, हिमवन पर्वत है 100 योजन का, तो उसमें लगाएंगे प्रमाण योजन, उसको हम 2000 कोस से मल्टीप्लाई करेंगे, और 2000 कोस मतलब 6000 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर लगभग। और एक होता है छोटा योजन जिसे हम व्यवहार योजन बोलते हैं, वो होता है 4 कोस का, छोटा योजन होता है 4 कोस का। तो जो अकृत्रिम रचनाएं हैं ऐसी समझ लीजिए पर्वत हैं, क्षेत्र हैं आदि जो भी हैं, उनमें लगाते हैं प्रमाण योजन। और कुछ जो जीवों के शरीर आदि की ऊंचाई वगैरह है उनको नापने के लिए, या कुछ और भी चीजें हैं वो यहाँ बताई गई हैं कि किसको बड़े से नापना है, किसको छोटे से नापना है। तो कुछ चीजों में छोटे योजन से नापा जाता है। तो ये जो कमल है 1 योजन का कमल है, तो यहाँ 1 योजन मतलब 4 कोस का ये कमल है। 4 कोस का मतलब हो गया अपना 12 किलोमीटर। किलोमीटर में हमको जल्दी समझ में आ जाएगा ये कितना बड़ा फैला हुआ कमल है। ये 12 किलोमीटर जितना बड़ा फैला हुआ ये कमल है। और ये हाँ जी कुछ पूछ रहे हैं? पृथ्वी का ही कहना है। हाँ हाँ पृथ्वी का ही। हाँ ये जो कमल है, ये कमल कोई जैसा हम कमल देखते हैं दुनिया में हमको जो कमल दिखता है वनस्पति कायिक, वैसा ये कमल नहीं है। ये पृथ्वी कायिक है। पृथ्वी कायिक का मतलब है कि इतना बड़ा ये सब रत्नों का, पत्थर का क्या बोलना अच्छा नहीं लगता है, पत्थर का नहीं है एक्चुअल में, रत्नों का बना हुआ ये कमल है। जैसे कमल की नाल होती है ग्रीन कलर की, तो ऐसे ग्रीन कलर के कोई मणियों का उसकी नाल समझते हैं, क्या बोलेंगे उसको, जो जिससे वो पानी में जो वो जुड़ा रहता है, हाँ डंडी बोल दीजिए उसकी। वो डंडी वो पानी में डूबी रहती है और पानी से ऊपर आधा कोस ऊपर वो उसकी डंडी निकली हुई रहती है, उसे नाल बोलते हैं। वो बिल्कुल जैसे जो कलर है उस कलर के मणियों की वो बनी होती है। इसी तरह से इसके जो पत्ते हैं, ये पत्ते भी बराबर सारे मणियों के बने हुए पत्ते होते हैं। यानी जो वनस्पति रूप फूल जैसा हमको दिखता है वैसा ये फूल नहीं होता है। और पृथ्वी कायिक एक काय नहीं है, एक इंद्रिय स्थावर जीव है, पृथ्वी कायिक है। परंतु वनस्पति कायिक में क्योंकि निगोद साथ में होता है तो उसमें दोष ज्यादा होता है, ये पृथ्वी कायिक रूप है। तो ये है इसमें एक कमल इतना बड़ा 1 योजन का। तो क्या ऐसा एक ही कमल है? तो ऐसा एक कमल नहीं है, इसके साथ में समझ लीजिए जो इसके चारों तरफ, फिर इसकी इस दिशा में, इसे यहाँ चारों तरफ, फिर ये ईशान दिशा में, यहाँ आग्नेय दिशा में, दक्षिण दिशा में, यहाँ वायव्य में, नैऋत्य में, उत्तर में, पश्चिम में, सब जगह अलग अलग और यहाँ पर कमल हैं। तो टोटल मिला के ये यहाँ पर जो इसमें सबकी अलग अलग संख्या दी है, कहीं 4000 हैं, कहीं 48000 हैं, कहीं 32000 हैं, ऐसे वो सबकी संख्या यहाँ दी हुई है।
कमलों की। तो वो टोटल मिला के, ये हम सबकी अलग अलग संख्या नहीं देख रहे हैं, इनमें सबकी संख्या जो है वो टोटल मिला के 1,40,000 और 115, इतने ये बाहर वाले जो कमल हैं, बाहर वाले कमल इतने सारे इसमें हैं। देखिए कमल क्यों बता रहे हैं आपको, कमल को बताने के पीछे कुछ कारण है। हम आपको यात्रा के लिए ले चल रहे हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना के लिए ले चल रहे हैं, इसलिए ये कमल आपको बताए जा रहे हैं। देखिए मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाती हूँ किस तरह से ये कमल होते हैं। देखिए ये मध्य में एक योजन का कमल है और ये किस तरह की इसकी पत्तियां होती हैं। हाँ, एक सरोवर होते हैं, सारे सरोवरों में ये सारे मिला के होते हैं। सारे मिला के नहीं, अभी अपन एक ही सरोवर की बात कर रहे हैं, अभी केवल पद्म सरोवर की बात कर रहे हैं। हाँ, अभी एक ही सरोवर की है। सरोवर कितना बड़ा है, 1,000 योजन का। 1,000 योजन को 6,000 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करें तो इतने किलोमीटर का बड़ा नाम है सरोवर। हम समझते हैं सरोवर मतलब पॉन्ड है छोटा सा, ये सरोवर हमारे सारे महासागरों से बड़ा है, जितने हमारे ओशियन है उससे भी बड़ा ये सरोवर है। देखिए इसके पत्ते कैसे हैं, इसका मूल भाग वज्र में और इसके जो बीच की हिस्से हैं ये मणियों की, रजत मणि की, नाल वैडूर्य मणि की। इसके बाहरी पत्ते स्वर्ण में, भीतरी पत्ते चांदी के समान और केसर अंदर जो पराग जो होता है वो स्वर्ण के समान। इस प्रकार अनेक प्रकार की चित्र विचित्र मणियों से युक्त हैं। इसके आसपास 108 कमल और हैं और इसके अलावा यानी एक दिशा में 4,000, एक दिशा में 32,000, एक दिशा में 40,000, एक दिशा में 48,000, फिर एक चारों दिशाओं में 4,000 मिला के 16,000। ये अलग अलग प्रकार के सब कमल हैं। तो ये सब मिला के 1,40,115। ये बाहर वाले जो कमल हैं इन सब कमलों का टोटल है 1,40,115 पद्म सरोवर में। और इसमें एक ये मुख्य कमल जो एक योजन वाला है ये और प्लस कर देंगे तो टोटल कमल हो जाएंगे 1,40,116। ये टोटल इतने कमल हैं। अब ये कमल इतने बड़े बड़े हैं, एक योजन का कमल है, और जो बाकी के हैं 1,40,115 ये कमल है आधा आधा योजन के। ये एक योजन बड़ा है, ये सब आधा आधा योजन के बड़े हैं। इतने बड़े बड़े कमलों में है क्या, इन कमलों पर भवन है। भवन मीन्स वो देवों के रहने के स्थान हैं और उन भवनों में देव रहते हैं और जहां जहां देव रहते हैं हर भवन में एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर होता है। ये जो यहाँ जितने भी कमल हैं 1,40,116 टोटल कमल हुए और 1,40,116 भवन है और हर भवन में एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर है। तो 1,40,116 अकृत्रिम जिन मंदिर इस पद्म सरोवर में जो कमल हैं उन सब में, इन सब की संख्या उसमें नहीं आती है 8,56,97,000 ये जो अपनी है ना संख्या, उनमें ये संख्या नहीं है। वो कौन से वाले देव रहते हैं, कौन से वाले देव यहाँ पर यहाँ एक देवी रहती है, अभी उसकी चर्चा भी हम करेंगे। और सामान्य और पारिषद जाति के देव यहाँ व्यंतर आदि रहते हैं, वो अभी देवी की चर्चा भी हम करने वाले हैं यहाँ जो रहती है। पहले अभी हम कमलों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ एक एक कमल में उसमें रहते हैं ना। अभी 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 मैं बताती हूँ, एक मिनट रुकिए। ये जो हमारी संख्या है, जैसे मध्य लोक में अकृत्रिम चैत्यालयों की संख्या है 458, ये उस संख्या में नहीं है, वरना तो 1,40,116 तो यही हो गए, 458 तो कहाँ रह गए। तो वो जितने गिनती के हैं वो तो अलग हैं। इस गिनती के अलावा बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालय, ये पूरे मध्यलोक में बहुत सारे अकृत्रिम चैत्यालय हैं। तो ये तो सबसे पहले हमने समझ लीजिए यहाँ अकृत्रिम चैत्यालयों की बात की और हम यहीं से भावपूर्वक उन अकृत्रिम चैत्यालयों में जो अनंत भगवान विराजमान हैं उन सबको हम यहीं से वंदना करते हैं। ये जो अकृत्रिम चैत्यालय है 1,00,000 देखिए वो तो मैंने अलग अलग करके बताया था, टोटल करेंगे तो 116 आएगा, 1,40,116। ये बाहर वाले जो कमल हैं
बाहर वाले कमलों की संख्या है 1,40,115। उसमें एक बीच वाला कमल और है, वो अलग है, उसको प्लस कर देंगे तो 116 हो जाएगा। बीच वाले के चारों तरफ कितने हैं? चारों तरफ है 1,40,115 और बीच वाला और प्लस करेंगे तो टोटल 116 ऐसा करके हो जाएंगे। नहीं, भवन इन सब में ही है 116, मतलब जितने चार। हाँ, जितने कमल हैं, एक एक कमल में एक एक भवन है और एक एक भवन में वो देव आदि रहते हैं और उनमें एक एक अकृत्रिम जिन मंदिर, जिन चैत्यालय है। अभी ये जो कमल है इसमें एक देवी, मुख्य एक देवी रहती है, मतलब एक ही देवी रहती है ऐसा नहीं है। एक देवी उसकी समझ लीजिए स्वामिनी कहें, वो एक मुख्य देवी इसमें होती है। उस देवी का नाम है श्री देवी। वो तो मर गई एक तो वो श्री देवी की बात नहीं है। ये श्री नाम की एक स्वर्ग की देवी होती है और ये सौधर्म इंद्र की आज्ञा में चलती है, आज्ञा में के अनुसार रहती है और ये अपने सामानिक और पारिषद जाति के देवों के साथ में यहाँ पर रहती है। देखिए, देवों के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं और वो 4 प्रकार के देव में भी उनमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ देव 8 प्रकार के होते हैं, कुछ 10 प्रकार के होते हैं, यानी उनमें पोस्ट होती हैं अलग अलग। इंद्र, सामानिक, त्रयस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, अभियोग, किल्विष, ये हम चौथे अध्याय में पढ़ेंगे वो सब बातें। तो उसमें ये इनकी कैटेगरीज हैं। तो ये जो श्री नाम की देवी है, ये सामानिक देवों के और पारिषद जाति के, पारिषद का मतलब होता है सभासद, जैसे अपने नहीं होते नगर निगम में पार्षद जिसे हम बोलते हैं, पार्षद का मतलब है वो सभासद टाइप के, वो पारिषद जाति के देव होते हैं। इसी तरह सामानिक जाति के देव भी होते हैं, यानी ऊंचा पोस्ट है उनकी, सामानिक का समझ लीजिए बराबरी की सी पोस्ट है, ऊंची पोस्ट वाले वो देव होते हैं। केशरी, महापुत्री, पुत्रिका, हिजा, तेषा, मुपरी। हाँ, नीलम भाभी अब आप बोलिए, बुलवा रही हूँ मैं। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास, तेषाम उपरी। पद्म, महापद्म, तिगिंच, केसरी, महापुंडरीक, पुंडरीका, हृदास, तेषाम उपरी। हाँ, देखिए अर्थ देखते हैं। नाम है पहले सरोवर का, क्रम से जो पर्वत हैं उन पर्वतों पर क्रम से ही ये सरोवर हैं। पहले पे पद्म, फिर महापद्म, फिर तिगिंच, फिर केसरी, फिर महापुंडरीक और फिर पुंडरीक। रिधा यानी सरोवर, तेषाम यानी उन पर, उनके, और ऊपरी यानी ऊपर। वो जो पीछे बात करी थी हिमवन महाहिमवन 6 महापर्वतों की, उन पर्वतों के ऊपर, पर्वतों के ऊपर कैसे हो सकते हैं सरोवर? क्योंकि ये पर्वत ऐसे स्लांटिंग वाले नहीं है, ये पर्वत ऊपरी मूले च तुल्य विस्तारा, ऊपर से नीचे तक समान विस्तार वाले हैं। तो ऊपर भी इस तरह से पूरे फैले हुए हैं और ऊपर से फैले हुए हैं, तो उन पर ये सरोवर वहां बने हुए हैं। अब पहले सरोवर का विस्तार यहाँ बता रहे हैं। हाँ, अब कौन बोलेंगे? मीनू दी आप बोलेंगे? हाँ, मैं बुलवा रही हूँ। प्रथमो योजन सहस्रायामस, बोलिए। प्रथमो योजन सहस्रायामस, तदर्ध विष्कम्भो हृदः। तदर्थ विष्कम्भो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस, प्रथमो योजन सहस्रायामस, तदर्ध विष्कम्भो हृदः। तदर्थ विष्कम्भो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस, तदर्ध विष्कम्भो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस, तदर्थ विष्कम्भो सहस्रायामस, तदर्थ विष्कम्भो हृदः। हाँ, शीला भाभी हैं क्लास में? हाँ, अब आप बोलिएगा। प्रथमो योजन सहस्रायामस, तदर्ध विष्कम्भो हृदः। प्रथमो योजन सहस्रायामस, तदर्थ विष्कम्भो हृदः।
प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः। बोलिए। शीला भाभी, चलिए आशा आंटी हैं। हाँ बोलो। हाँ बोलिए। प्रथमो योजन सहस्रायामस्तदर्ध विष्कम्भो हृदः। हाँ, प्रथमो यानी पहला जो वो है सरोवर, पहला सरोवर है उसमें योजन वो उसका विस्तार कितना है, योजन सहस्रायाम, सहस्र बोलते हैं हजार। पहला जो सरोवर है प्रथमो यानी पहला सरोवर, योजन सहस्र आयाम, आयाम कहते हैं लंबाई को, आयाम का अर्थ होता है लंबाई। तो पहला जो सरोवर है वो योजन और सहस्र यानी हजार योजन उसकी आयाम यानी लंबाई है। और तद अर्ध, तद यानी उससे, अर्ध यानी आधा, जितनी लंबाई है उससे तद अर्ध, तद अर्ध दिख रहा है यहाँ पर आप लोगों को, वो संधि विच्छेद करके हो जाएगा तत् अर्ध, अर्ध। तदर्ध लिखा हुआ है, इसका संधि विच्छेद कर देंगे तो तत् और अर्ध, अथवा तद भी कर सकते हैं, तद और अर्ध, अर्ध, अर्ध यानी आधा, तत् यानी उससे, तो जितनी लंबाई है उससे आधा, विष्कम्भ, विष्कम्भ कहते हैं उसका चौड़ाई, विस्तार। तो उसकी लंबाई है 1000 योजन और उससे आधा उसका विस्तार है, उससे आधी उसकी चौड़ाई है, उस हृदय यानी वो सरोवर की। पहला प्रथमो हृदय, पहला जो हृदय सरोवर है वो 1000 योजन लंबा और 500 योजन चौड़ा, 1000 का आधा हो गया 500, 500 योजन चौड़ा है। हाँ आगे और कौन है क्लास में, मधुलिका जी आप बोलिए, मैं बुलवा रही हूँ। 10 योजनावगाह, बोलिए। 10 योजनावगाह, 10 योजनावगाह, 10 योजनागाह, नहीं योजनावगाह, अवगाह शब्द है, 10 योजन अवगाह ये शब्द है। 10 योजनावगाह, हाँ, अवगाह शब्द है 10 योजन और अवगाह, अवगाह का मतलब है उसकी गहराई, तो 10 योजन की उसकी सरोवर की गहराई है। 10 योजनावगाह, बोलिए फिर से। 10 योजनावगाह, हाँ बढ़िया, तो वो सरोवर की जो गहराई है वो कितनी है, 10 योजन। आगे, हाँ आगे अब ज्योति जी आप बोलिए। तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनं पुष्करम्, तन्मध्ये योजनम पुष्करम, तन्मध्ये योजनं पुष्करम्, तन यानी उसके, किसके, सरोवर के, मध्य यानी मध्य में, योजनम यानी 1 योजन का, पुष्करम यानी पुष्प है, फूल है, वो कमल है, उस सरोवर के बीच में मध्य में 1 योजन का एक कमल है, फूल है, पुष्कर बोलते हैं कमल को। हाँ आगे अब और कौन है, पारुल आप बोलिए। तद्विगुण द्विगुणा हृदः, नहीं विस्तारा नहीं है, तद्विगुण द्विगुण, द्विगुण द्विगुणा हृदः, नहीं रुकिए, मैं बोलूं? हाँ वर्षा भाभी आप बोलिए। हमारी किताब में तो विस्तारण है, हाँ मेरी में भी तद्विगुण द्विगुणा विस्तारा हृदय पुष्कराणि च, एक मिनट रुकिए रुकिए, हृदय ही होना चाहिए, विस्तार,
रुकिए 1 मिनट रुकिए, मैं मिला लेती हूँ। विस्तारा गलत छप गया है, विस्तारा गलत छप गया है, हृदा ही होगा। मुझे जो याद है वो भी ये याद है, तन द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च। अभी जो शेयर करा है उसमें भी विस्तारा है। वो पीडीएफ तो एक्चुअल में विस्तारा नहीं है, विस्तारे को हटा दीजिए आप लोग। अपने जो ये जिनके भी पास बुक्स है ना, उसमें पीछे भी एक अपना पूरा तत्वार्थ सूत्र छपा हुआ है, केवल सूत्र सूत्र, उसमें भी देखिएगा। लेकिन उसमें भी कहीं कहीं मिसप्रिंट है, जहाँ भी मिसप्रिंट होगा हम ठीक करेंगे। यहाँ विस्तारा नहीं है शब्द, मैंने राजवार्तिक में भी देख लिया। हाँ नहीं है, हाँ पीछे भी विस्तारा नहीं है। तद द्विगुण द्विगुण हृदा पुष्कराणी च, इतना ही है। मैंने भी एक और बुक में अभी चेक किया, उसमें हाँ, और भी कोई पूजन पाठ की किताबें होंगी, आप देख लीजिएगा। विस्तारा शब्द नहीं है उसको। सर्वार्थ सिद्धि की बुक खुली हुई है, हाँ उसमें विस्तारा होगा। हाँ नहीं है। चलिए फिर से बुलवाती हूँ। तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च। हाँ, तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च। हाँ बोलिए। हाँ, अब आप दोनों जो बोल रहे हैं वो दोनों चुप हो जाइएगा। हाँ परिधि जी अब आप बोलिए। तद द्विगुण द्विगुणा हृदा पुष्कराणी च। हाँ, यहाँ इसका अर्थ देखते हैं। तद यानी वो जो है, कौन है वो? पुष्कर यानी वो कमल। द्विगुण द्विगुणा हृदा, वो दुगने दुगने, उनसे दुगने दुगने। हृदा यानी सरोवर भी है और पुष्कर भी है, यानी ऊपर जो बात बताई हिमवन पर्वत पे पद्म सरोवर में जो कमल है, ये सरोवर और कमल दो बातें बताई नई। तो तद यानी वो दोनों, द्विगुण द्विगुणा दुगुने दुगुने। कैसे हैं, कौन कौन है? हृदा यानी सरोवर भी, और पुष्कराणी यानी वो कमल भी। यानी सरोवर और कमल आगे आगे दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। इसके आगे जो कमल और सरोवर हैं वो दुगने दुगने विस्तार वाले हैं। चलिए अभी एक लास्ट सूत्र है, फटाफट से हम इसको बोलते हैं। और कौन बोलेगा? आशा आंटी आप बोलिएगा। तन निवासिन्यो देव्यः, तन निवासिन्यो देव्यः। ये किसके घर से आवाज आ रही है? हाँ आंटी जी की है। हाँ हाँ कर दिया। तन निवासिन्यो देव्यः, श्री री धृति कीर्ति, बुद्धि लक्षम्यः, पल्योपम स्थितयः, ससामानिक पारिषदकः। चलिए अभी जो जितने भी लोग बोल रहे थे वो सभी म्यूट हो जाइए। हाँ अब अनीता जी बोलिए। तन निवासिन्यो देव्यः, श्री री धृति कीर्ति, चलिए मैं बोलती हूँ, आप लोग अपने आप ही बोलिएगा। पूरा बुलवाती हूँ। तन निवासिन्यो देव्यः, श्री री धृति कीर्ति। मैं क्या पीडीएफ शेयर कर देती हूँ ना, तो वो मेरे वो चीज चली जाती है कि जिससे मैं म्यूट कर सकूं। अभी किसी को नहीं बोलना है, मैं ही बुलवा रही हूँ, आप लोग मन में ही बोलिएगा, ठीक है। तन निवासिन्यो देव्यः, श्री री धृति कीर्ति, बुद्धि लक्षम्यः, पल्योपम स्थितयः, स सामानिक पारिषदकाः।
वासिन्यो देवः श्री कीर्ति बुद्धि लक्ष्मण पल्योपम स्थित समानि परि कहा। देखिए लक्ष्म्य है, लक्ष्मण नहीं है, लक्ष्म्य है। और पल्योपम स्थिति सामानिक, स 2 बार है, स और सा ऐसे 2 हैं। सामानिक पारिषत्काः। फिर से बुलवाती हूँ। तन निवासिन्यो देव्यः श्री धृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्य पल्योपम स्थितियः सामानिक पारिषत्काः। चलिए मीना भाभी बोलिए। अनम्यूट करेंगे? सूरत अनम्यूट कर पा रहे हैं? नहीं। शशि जी आप बोलिए जब तक। दीदी बोलूं क्या? हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। तन्निवासिन्यो देव्यः श्री घृति कीर्ति बुद्धि लक्ष्म्याः पल्योपम स्थित्यः सामानिक पारिषत्काः। देखिए हाँ बढ़िया बोला, लेकिन धृति है, ध से धनुष है, घ से घर नहीं है, घृति नहीं है, धृति। हाँ यहाँ पे हमारी सारी सूत्र पढ़ने में हमको बिल्कुल अपनी बचपन से लेके अब तक जो क ख ग घ पढ़ा है वो शब्दों का सही उच्चारण करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से बोलिए। मैं ऐसा करूं, क्रम से ही बुलवा लेती हूँ जिन लोगों का नंबर नहीं आया है। हाँ शिखा भाभी बोलिए 14 नंबर का सूत्र। दिखाई दे रहा है? सहस्रायामः, ये है विसर्ग। तो अब इन सबको जोड़ेंगे ना आपस में, तो ये सहस्रा, और यहाँ पर भी संधि है, सहस्र, सहस्र और आयाम, इनमें भी, इस शब्द में भी संधि है, सहस्र और आयाम, ये ऐसे 2 शब्द हैं। तो हाँ एक मिनट रुकिए। तो सहस्रा, अब जब इसको संधि करके लिखा है ना यहाँ, तो यहाँ लिखा है सहस्रायाम, और ये जो विसर्ग है इस विसर्ग का बना दिया आधा स, ठीक है। और फिर उसके बाद में है ये त, तो ये मस्त शब्द नहीं है, ये मस्त नहीं है, ये यहाँ तक का है शब्द सहस्रायामस। और फिर है तद अर्ध, तो तदर्ध हो गया वो, इस तरह से तदर्ध, ठीक है। हाँ तो सहस्रायामस, हम जो रुकेंगे वो सहस्रायामस, मस्त एक साथ नहीं बोलना है। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कम्भो हृदः। मैं इसमें बोल रही हूँ, ये रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप लोग जिनको बोलना नहीं आ पा रहा है ना, तो समझ लीजिए लास्ट वाला वापस से चला के आप सुन के वो प्रोनाउंसिएशन सुन सकते हैं। पूरा नहीं भी सुनना हो तो लास्ट का वापस से चला लें, तो ये लास्ट में प्रोनाउंसिएशन आप वापस से सुन सकते हैं। प्रथमो योजन सहस्रायामस तदर्ध विष्कम्भो हृदः। और सै पे भी बहुत ज्यादा सै को जोर नहीं देना है कि साई सा सुनाई दे, वो हल्का सा आधा सै है, तो आधे सै को आधे से जितना ही बोलना है। चलिए टाइम बहुत हो गया, 4:15 हो गए। अब जो लोग रह गए हैं कल बोलेंगे अपन, आप लोग बता दीजिएगा, आज जिन्होंने नहीं बोला है कल करेंगे।